हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 12 का। आज अपन कक्षा 12 का ही चैप्टर नंबर 6 लेके आ रहे हैं, मेटलर्जी या धातुक्रम। तो धातुक्रम है वो कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 6 है, वो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बने होंगे। अब ये धातुक्रम वाला जो चैप्टर है, इसके बारे में अक्सर सुना जाता है और बच्चों से भी सुनते हैं, कई पास आउट होकर के भी चले जाते हैं। तो उनका ये रहता है कि भाई इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट नहीं बनता, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि भाई इस चैप्टर को अपन कंसेप्चुअल ही पढ़ेंगे। आप देखना इस चैप्टर को, बहुत आसानी से कंसेप्ट बनेंगे और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाने वाला है। मेटलर्जी जो है, धातुक्रम जो है, इसके बारे में अपन पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ पढ़ेंगे अपन एक एलिंगम डायग्राम, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। और मैं आपको वो एलिंगम डायग्राम इतना आसानी से पढ़ाने वाला हूं कि आप चुटकियों में वो एलिंगम डायग्राम करने वाले हो। तो यहाँ लीजिए शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। अपना चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर नंबर है 6। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज अपन बात करते हैं कि भाई जब अपन पृथ्वी की बात करते हैं या भूप्रपटी की बात करते हैं, तो भूप्रपटी में जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होता है? तत्व से बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तत्व। अब ये तत्व जो है वो बेसिकली जो एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं, एलिमेंट है, उसको मैंने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला है मेटल, जिसे अपन धातु कहते हैं। दूसरा नॉन मेटल, अधातु। और तीसरा मेटलॉइड, जिसे अपन कह रहे हैं उपधातु। एक हो गया धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है, इनकी चर्चा किस प्रकार से होनी है। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी जो भूप्रपटी है, भूप्रपटी में जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों का निर्माण जो है वो तत्वों से होता है। और तत्वों को अपन 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इस बीच अपन धातुक्रम की थोड़ी सी मेंशन कर देता हूं कि धातुक्रम क्या होता है। धातुक्रम में क्या रहता है, अपन धातु प्राप्त करते हैं, यानी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को अपन अयस्क कहते हैं, उस पदार्थ से अपन धातु निकालते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। तो उस धातु को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वह कहलाती है धातुक्रम। इसका मतलब तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, यानी अपन जो तत्व हैं, तत्वों में बेसिकली अपन धातु को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो धातु को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और उसके क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, कौन कौन से उसमें प्रक्रम अपन उपयोग में लेंगे, तो मेन चीज तो है ये। तो अपन ने यहाँ तत्वों को 3 भागों में क्लासिफाइड कर लिया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर पहली चीज, इनकी थोड़ी सी खास बात की बात कर लेते हैं। मेटल जो है वो नेचर में कैसे होते हैं भाई? कठोर होते हैं। पहली चीज तो कठोर होते हैं। दूसरा होते हैं आघात वर्धनीय। इसका मतलब इन पर चोट यदि मारी जाएगी तो ये फैलते हैं, चोट लगने के साथ साथ ये फैलते हैं। नेक्स्ट इसमें तन्यता का गुण होता है, ताने जा सकते हैं, इनके तार बनाए जा सकते हैं। और धात्विक चमक होती है, ये बहुत बड़ी बात है, धात्विक चमक। और लास्ट में लिख देता हूं यहां पर विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा सुचालक। ये लीजिए सर, ये होते हैं धातु। धातु वे पदार्थ हैं जो कठोर हैं, आघात वर्धनीय है, तन्य है, धात्विक चमक रखते हैं और विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो कठोर तो अपन समझ गए, आघात वर्धनीय समझ गए, तन्य समझ गए। अब देखिए धात्विक चमक क्या होती है। देखिए धातु बेसिकली क्या होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात करें तो वे सभी तमाम हैं तत्व धातु कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। क्योंकि धात्विक चमक इसमें किस वजह से आती है भाई? इनमें क्या है, संयोजी कोश है वो कंप्लीट नहीं होता। तो उस स्थिति में क्या रहता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ऊर्जा प्राप्त करके चले जाते हैं। यानी जैसे ही इनके ऊपर प्रकाश गिरता है, प्रकाश से ये क्या करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊर्जा लेकर के और वो कहां चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा तल को छोड़ करके उच्च ऊर्जा तलों में चले जाते हैं। फलस्वरूप इनमें धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या रहा,
कहने का तात्पर्य ये रहा कि भाई इनके इलेक्ट्रॉन उठते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जब अपन ने सोर्स हटा लिया एनर्जी देने वाला, तो हायर एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त अवस्था में होने के कारण इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है इसका विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब आप खुद सोचिए, विद्युत का सुचालक कौन होता है? मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, उसमें शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि धात्विक चालकता। धात्विक चालकता क्यों होती है इनमें? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या रहेगा? अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये बेसिकली ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं, एक्सेप्ट वन मर्क्यूरी। Hg जो है, जिसे अपन पारे के नाम से जानते हैं, पारा है वह धातु एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। बाकी समस्त धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है। ये तो रही अपनी धातु की बात। अब बात करते हैं अपन अधातु की। तो अधातु में क्या होते हैं भाई? अधातु वे पदार्थ होते हैं जो भंगुर प्रकृति के होते हैं। पहली चीज, भंगुर प्रकृति के होते हैं और प्राय इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, और विद्युत व ऊष्मा के भी ये ऑलमोस्ट उच्चालक होते हैं। इनमें सुचालकता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये हो गए अधातु। फिर मेटलॉइड या उपधातु की अपन बात करें। उपधातु क्या होते हैं? जो इन दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, धातु की भी रखते हैं। कुछ गुण इनमें धातुओं के होते हैं, कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। इन्हें कहा जाता है उपधातु। ठीक है, अब जैसे अपन धातुओं के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें 80% जो है तत्व, वो सारे के सारे क्या है? धातु हैं। ठीक है, अधातु की अपन बात करें तो जो भी गैसेज वगैरह है, आपको पता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये कौन से आ गए? अधातु की श्रेणी में आ गए हैं। और थर्ड जो अपन मेटलॉइड की अपन बात कर रहे हैं, ये है अपने यहाँ पर उपधातु। तो उपधातु के उदाहरण हो सकते हैं यहाँ पर बोरोन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। तो ये सारे किस श्रेणी में आ रहे हैं? यहाँ पर उपधातुओं की श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अपना टारगेट कहाँ रखना है? टारगेट रखना अपने को धातु पर। ठीक है, प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी प्रकृति में जो उपलब्धता है, प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर धातुएं दो रूपों में पाई जाती है। पहली कौन सी? वे धातु जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट, और दूसरी वो जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी वे धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। वो यहां हो गया स्वतंत्र अवस्था, और दूसरा संयुक्त अवस्था वाले धातु। तो अपन किसकी चर्चा करेंगे अभी यहाँ पर? केवल धातुओं की, क्योंकि अपने को मेटलर्जी पढ़ना है, धातु क्रम पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए अधातु छोड़ दिया अपन ने, उपधातु छोड़ दिया, और अपन सीधे चले आ गए यहाँ पर धातु के ऊपर। तो धातु है वो प्रकृति में दो रूपों में पाए जा सकते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में होगा या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगा। मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे या फिर संयुक्त अवस्था में। तो देखिए मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा? जो क्रियाशील कम होगा, किसी से क्रिया नहीं करेगा, वही तो फ्री रह सकता है। भाई वायु में जब अपन वायुमंडल की बात करते हैं तो उसमें वायु है, ऑक्सीजन है, नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये सब है। यदि वह धातु इनसे क्रिया कर ले, ठीक है, तब तो वह स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। ठीक है, और वह किस अवस्था में चला गया? संयुक्त अवस्था में। और यदि धातुएं, तो यहां पर वे धातुएं जो ऑक्सीजन है, वायु है, नमी है, इनसे कोई क्रिया नहीं करती, या करती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर अपन ने कह दिया। तो अपन ने सीधा यहां पर लिखा ऑक्सीजन है, वायु है, नमी है, इनसे कोई अभिक्रिया नहीं करती। ऐसी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और इसके एग्जाम्पल अपन बात करें, सोना है, प्लेटिनम है, Au, Pt। अब आप समझ गए होंगे, एक कारण ये भी है सोना और प्लेटिनम के महंगा होने का, वन ऑफ द रीजन है ये, क्योंकि ये सारी धातुएं क्या है? अक्रिय धातुएं हैं। तो ये धातुएं अपन ने क्या क्या लिखा है इनको? अक्रिय धातुएं। ये क्रियाशील
नहीं है, दूसरे जैसे वायु है, नमी है, इनसे ये क्रिया नहीं करती है। तो ये तो पाई जाएंगे अपनी फ्री स्टेट में, लेकिन बाकी की लगभग 99% जो बाकी के बच गए मेटल, वो सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था से मेरा मतलब क्या है? ये क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे, वायु से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नमी से, और क्रिया करके इनके ऑक्साइड्स वगैरह बना लेते हैं। फलस्वरूप ये किस रूप में पाए जाते हैं? अपने को कंबाइंड स्टेट में। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो संयुक्त अवस्था वाली भाई O2 है, वायु है, नमी है, CO2 है, इनसे ये क्रिया करते हैं। क्लियर? चलिए अब इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी अपन काम में लेंगे, कुछ विशेष टर्म होंगी, शब्दावली है वो अपन काम में लेंगे। उस शब्दावली को अपन देख लेते हैं, ज्यादा शब्दावली नहीं है इसमें, 2-3 शब्दावलियों को देख लेते हैं अपन। तो पहला अपन पढ़ेंगे यहाँ पर खनिज। अब बहुत बार आप जब कक्षा 6 से अपन शुरू कर देते हैं खनिज किसे कहते हैं, तो अपन बोलते हैं कि वे पदार्थ जो जमीन से या धरती से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अपनी लोअर लेवल में अपनी यही परिभाषा थी। अब यहां पर देखिएगा क्या रहेगा, खनिज एक्चुअल में क्या है? खनिज क्या है? पहली चीज तो संयुक्त धातुएं, संयुक्त धातु पहली चीज। कंबाइंड अवस्था वाली धातुएं हैं, तो खनिज प्रकृति में प्राप्त वे संयुक्त धातुएं हैं जिनमें उस धातु के साथ साथ अन्य धातुओं के यौगिक कंकड़, पत्थर, रेत आदि पाए जाते हैं, उन्हें अपन खनिज कहते हैं। तो क्या लिखा अपन ने? वे संयुक्त धातुएं जो प्रकृति में अन्य धातु यौगिकों, कंकड़, पत्थर आदि के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है भाई, खनिज क्या हो गए? वे संयुक्त धातुएं जो प्रकृति में अन्य धातु यौगिकों, भाई वही धातु जरूरी थोड़ी है, एक ही धातु जरूरी नहीं है, उसके साथ अन्य धातुएं भी हो सकती हैं। भाई जैसे अपन बात करें कॉपर की बात करें, तो कॉपर में Fe भी रहेगा। तो अपन निष्कर्षण तो किसका कर रहे हैं? कॉपर का कर रहे हैं। भाई खनिज की अपन बात करें तो खनिज किसके लिए बोल रहे हैं? अपन कॉपर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कॉपर के साथ में Fe भी पाया जाएगा, सल्फर भी पाई जाएगी, अधातु भी पाई जाएगी। तो क्या हो गया? वे संयुक्त धातुएं जो प्रकृति में अन्य धातु यौगिकों, कंकड़, पत्थर आदि के साथ में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और खनिज का जहां खनन होता है वो जगह कहलाती है खान, माइंस जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, ये तो रहा खनिज या मिनरल की बात। अब अपन बात करेंगे ओर की, ORE, और इसको अपन बोलते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं साहब? अयस्क खनिज ही होते हैं पहली चीज। तो ये यहां मैं लिख रहा हूं, ये खनिज ही होते हैं। परंतु अंतर क्या होता है? इन खनिजों से धातु प्राप्त करना आसान, सरल और सस्ता होता है। ठीक है, ये खनिज ही होते हैं जिनसे धातु प्राप्त करना क्या क्या रहता है? आसान या सरल और सस्ता। आसान, सरल, सस्ता और धातु की उच्च मात्रा वाला होता है, उच्च मात्रा प्राप्त होती है। ये तो खनिज क्या हुए भाई? खनिज वे संयुक्त धातुएं होंगी जिनमें उस धातु के साथ साथ अन्य अशुद्धियां भी होंगी। अन्य धातु यौगिक हो सकते हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड आदि की अशुद्धियां हो सकती हैं, अन्य कंकड़, पत्थर, रेत हो सकते हैं, वे सभी कहलाते हैं खनिज। अयस्क क्या कहलाएंगे? ये वे खनिज हैं
जिनसे धातु को प्राप्त करना आसान, सरल और सस्ता होता है और धातु की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा प्राप्त होती है। क्लियर होगी बात। अब यहां ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना। मैं कह रहा हूं कि खनिज और अयस्क की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहां एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और एग्जांपल लिया मैंने एल्यूमिना का। ठीक है, एल्यूमिना देखिएगा, यहां पहला मैं लिख रहा हूं Al2O3 2H2 खनिज ही है। ठीक है, इसको अपन बॉक्साइट कहते हैं। बस एग्जांपल से समझ आएंगे आप, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन ने बोला है बॉक्साइट। दूसरा अपन बात करें Al2O3 H2O, और इसको बोला अपन ने डायस्पोर, इसका नाम हो गया डायस्पोर। और थर्ड है Al2O3, इसको बोलते हैं अपन कोरेंडम। ये सब ये तीनों खनिज हैं। ठीक है, तीनों के तीनों खनिज हैं, लेकिन इन तीनों में से जो एल्यूमिनियम प्राप्त करना भाई एल्यूमिनियम तो तीनों में है, लेकिन इन तीनों में से एल्यूमिनियम किससे प्राप्त करें कि वो सरल प्रक्रिया से हो जाए। भाई ज्यादा कठिन मेहनत भी नहीं करनी पड़े अपने को, श्रम भी नहीं करना पड़े, खर्चा भी कम हो, रुपया भी कम खर्चा लगे। भाई ऐसा नहीं है कि अपन एल्यूमिनियम तो निकाले 100 रुपए का और 100 रुपए के एल्यूमिनियम के लिए अपने खर्चा कर दिया 1000 रुपए, तो वो काहे की समझदारी हुई, नहीं हुई ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई एल्यूमिनियम तो इन तीनों से मिल जाएगा अपने को, नो डाउट तीनों से मिल जाएगा, लेकिन इन तीनों में से सबसे सरल तरीका कौन सा है कि उसमें खर्चा भी कम लगेगा और अपनी मेटल जो है वो उपलब्ध भी ज्यादा मात्रा में हो जाएगा और सरल तरीके से हो जाएगा, तो वो है बॉक्साइट। तो ये तो सारे खनिज ही थे, और ये खनिज के साथ साथ अब क्या कहलाया, अयस्क कहलाया। क्लियर होगी बात। इसका मतलब एक शब्द यहां लिखा जा सकता है कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो यहां बहुत बड़ी टर्म आ रही है, यहां पर देखिए, मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद वो लाइन लिखता हूं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। समझ गए, अब तो बात क्लियर हो गई ना। भाई पुनः देखिएगा, इसके एल्यूमिना के जो एल्यूमिनियम प्राप्त करने वाले हैं वो मैंने Al2O3 2H2, इसको बॉक्साइट कहते हैं। Al2O3 एक जल कम कर दिया, इसको डायस्पोर कहते हैं, और Al2O3 दोनों जल हटा दिए, इसको कोरेंडम कहते हैं, एल्यूमिना। अब इन तीनों में से ये तीनों के तीनों खोद करके निकाले गए हैं, और तीनों के तीनों क्या है, खनिज ही है। ठीक है, अब इस खनिज में से इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करना सस्ता, सरल, आसान होता है, और एल्यूमिनियम की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा प्राप्त होती है। क्लियर बात। इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पर अयस्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो अयस्क क्या हो गए भाई, सारे खनिज अयस्क हैं क्या, भाई सभी खनिजों से धातु प्राप्त की जा सकती है क्या, जो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तरीका क्या बता रहा हूं, सस्ता, सरल और आसान होना चाहिए, और धातु की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या सभी खनिजों से धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, नहीं ना। इसका मतलब सभी जो खनिज है वो अयस्क नहीं है, लेकिन जो अयस्क बन गया इसका मतलब उससे आसान है, और अयस्क का मतलब क्या है, वो खुद खनिज तो ही, तो सभी अयस्क खनिज होते ही, परंतु सभी खनिज वो अयस्क नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब इसके अलावा देखिएगा, जैसे एल्यूमिना की अपन बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। भाई एल्यूमिना है, Al2O3 है, इसके साथ में यदि क्रोमियम की इंप्योरिटी रखी जाए Al2O3 के साथ में क्रोमियम की, तो इसको अपन रूबी या माणिक्य के नाम से जानते हैं। रूबी या माणिक्य के नाम से नाम सुना होगा आपने, रूबी या माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा, जवाहरात, नाम सुने ना। तो उनमें एक जो रूबी जिसको अपन बोलते हैं, माणिक्य, वो होता है Al2O3 में क्रोमियम की अशुद्धि होती है। और यदि Al2O3 में कोबाल्ट की अशुद्धि मिला दी जाए, कोबाल्ट, Al2O3 में कोबाल्ट की अशुद्धि मिला दी जाए, तो इसको अपन नाम से जानते हैं नीलम के नाम से। कोबाल्ट की अशुद्धि एल्यूमिना मिला दी जाए तो इसमें किस नाम से जानते हैं, इसको अपन नीलम के नाम से। यानी नीलम जो जवाहरात होते हैं, जो बहुमूल्य
पत्थर जिसको अपन बोलते हैं, वो पत्थरों में एक नीलम भी होता है। तो नीलम में क्या होता है, एल्यूमिना में कोबाल्ट की इंप्योरिटीज होती है, वो कहलाता है नीलम। और इसका एक नाम और है ब्लू स्पायर, ब्लू स्पायर, ये भी नीलम का ही नाम है। तो क्लियर होगी बात यहां तक। चलिए अब अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और धातु क्रम की तरफ चलते हैं। तो देखिए धातु क्रम पढ़ रहे हैं अब अपन, तो धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं धातु क्रम, यानी प्रोसेस है यह धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना। धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रम अपन काम में लेंगे, वो प्रक्रिया कहलाती है धातु क्रम। तो धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं धातु क्रम। अब यहां देखिएगा, मैं ये धातु क्रम जो मेटलर्जी है, इस पूरे पाठ का सार मैं निचोड़ करके अभी आपके सामने पेश करूंगा। आप बिल्कुल यहां पर अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए। कौन कहता है कि इस पाठ का कंसेप्ट नहीं बनता, मैं यहां पूरा कंसेप्ट आपको ड्राइव कर रहा हूं, आपको सामने पेश करूंगा मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट, और पूरा पाठ एक बार में ही इस बोर्ड के ऊपर छाप दूंगा। आप केवल उस हमेशा ध्यान रखना, जब तक ये पाठ पढ़ो तब तक जो भी मैं अभी ये बनाने वाला हूं धातु क्रम की प्रोसेस, यानी धातु क्रम में अपन क्या कर रहे हैं, धातु अयस्क से धातु प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं यहां प्रक्रम लिख रहा हूं। जो जो प्रक्रम, जो जो प्रक्रियाएं आपको अपनानी है वो प्रक्रियाएं मैं यहां लिखूंगा। आपको पूरे पाठ के दौरान वो सारी प्रक्रियाएं क्रमशः याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक ये पहली याद हो गई फिर चौथी याद है, बीच वाली तो भूल गए क्या था, नहीं। आपको जो प्रोसेस पढ़नी है, क्योंकि अपन इस पाठ के अंत तक जब चलेंगे तो वहां पर अपने को लोहे का धातु क्रम पढ़ना है और साथ ही साथ कॉपर का धातु क्रम पढ़ना है, उसमें भी अपने को एज इट इज फॉलो करवाना है। क्लियर है बात? तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। तो धातु क्रम की जो प्रोसेस है उसके चरण निम्न है। क्लियर है? पहली चीज तो क्या रहेगा, धातु को तोड़ना पीटना, धातु अयस्क को तोड़ना या पीटना, या मैं एक ही नाम लिख दूं चूर्ण बनाना, चूर्ण बनाना। सीधी बात भाई, जब भी अपन खानों से अयस्क निकालेंगे तो वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में रहेगा। अब उसको उस रूप से तो उससे धातु का निष्कर्षण कर नहीं सकते, तो उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो वो चूर्ण बन जाएगा। पहली चीज तो हो गई ये। नंबर 2 रहेगा धातु अयस्क का सांद्रण। धातु अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का प्रोसेस का सांद्रण का मतलब क्या रहा, अपन धातु अयस्क में इंप्योरिटी जो हैं, जो अशुद्धियां हैं, उनको कम करेंगे। अशुद्धियों को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, धातु अयस्क की मात्रा बढ़ जाएगी। और धातु अयस्क की मात्रा का बढ़ना अपन क्या करें कि इसका हो रहा है सांद्रण, बढ़ रहा है। ठीक है, सांद्रता बढ़ रही है। नेक्स्ट है तीसरा है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, यह तीसरी स्टेप रहेगी अपनी। और चौथी स्टेप की जब अपन बात कर रहे हैं तो चौथी स्टेप रहेगी शोधन। जो क्रूड मेटल प्राप्त होगा निष्कर्षण से, क्रूड मेटल से अपन प्योर मेटल प्राप्त करना चाहेंगे। भाई यहां से निष्कर्षण करने के पश्चात लमसम 3% के करीब अशुद्धियां रह जाती हैं, वो भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब यहां धातु का निष्कर्षण जो है इसके 2 पद रहेंगे। भाई धातु के निष्कर्षण के 2 पद कौन से रहने हैं? पहला पद रहेगा ऑक्साइड में बदलना। भाई धातु जो अयस्क है उस धातु अयस्क को किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। और दूसरा रहेगा धातु ऑक्साइड का अपचयन। धातु ऑक्साइड का अपचयन, ये लीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, चूर्ण बना लेते हैं। नंबर 2 क्या करेंगे, धातु अयस्क का सांद्रण करेंगे, यानी इंप्योरिटीज कम करेंगे, जो भी आसानी से हो सकती है कम उन्हें हटा देंगे ताकि धातु अयस्क की सांद्रता बढ़ जाए। तो सांद्रण हो गया।
फिर धातु का निष्कर्षण करेंगे, निष्कर्षण में 2 पद रहेंगे अपने, धातु को ऑक्साइड में बदलेंगे पहले तो, और ऑक्साइड में बदलने के बाद उस धातु का अपचयन करवाएंगे। ये किस श्रेणी में आएगा? धातु के निष्कर्षण में आएगा। और यहां से जो धातु आएगा वो लमसम 97% तक शुद्ध रहता है। उसमें फिर अपन जो 3% इंप्योरिटीज बची हुई हैं उनको भी हटा देंगे, तो उसके लिए प्रोसेस करेंगे अपन शोधन। तो ये तो था एक आउटलाइन मैप मैंने आपको बना करके बताया है। अब इस पूरे पाठ का सार मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने प्रोसेस बताइए कौन कौन से चरण आपको फॉलो करने हैं धातु क्रम में। धातु क्रम में ये चरण फॉलो करने, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको। आप ध्यान से इसको देखना, इसको मिटा करके, और नए सिरे से में जो नए बोर्ड पे जो छपने वाला है वो इस पाठ का पूरा सार है। तो लीजिए, इस पाठ का सार में उतारने जा रहा हूं। आपको किसी भी धातु एस का धातु क्रम जो प्रोसेस फॉलो करना है, किसी भी धातु एस से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उनको फॉलो करोगे, ये देख लीजिए। बहुत आसान रहने वाला है, लेकिन आपको इससे विशेष ध्यान से और एज इट इज ही आपको याद रखना होगा। तो पहली चीज, सबसे पहले अपने पास क्या होता है भाई? ओर होता है, यानी अयस्क होता है। ठीक है। अब अयस्क जो हैं भिन्न भिन्न धातुओं के भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अपन बात करें कॉपर पायराइट, कॉपर के लिए अपन बात करें CuFeS2, इसका नाम होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है। अब धातु प्राप्त करने के लिए अपन जो एस काम में लेंगे वो ये लेंगे CuFeS2। जब लोहे की बात करें तो Fe2O3। ठीक है। इसका नाम होता है हेमेटाइट, एस को बोलते हैं अपन हेमेटाइट। क्लियर है बात? केलामाइन ZnCO3, इसको बोला जाता है केलामाइन। क्लियर हो रही बात? तो ये कुछ अयस्कों के मैंने नाम बताए कि भाई यहां पर अब अपने को तो पूरे अयस्कों के नाम भी अपन देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से धातु का कौन सा अयस्क है। अभी तो मैं केवल आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि यहाँ कौन लेते हैं अपन? धातु अयस्क लेते हैं भाई, जिसका भी निष्कर्षण करना है उसको ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला अपन काम क्या करेंगे? जो बड़ी बड़ी चक्की या मील होती हैं उनमें इन पत्थरों को डाल करके और इनको बारीक बारीक चूर्णित किया जाएगा। तो यहां अपन ग्राइंडर बोल दें या बड़ी मील बोल दें, यहां सीधा लिख देता हूं मैं चूर्णित है, चूर्णन करते हैं। यहां पर प्रोसेस क्या कहलाती है? चूर्णन। और जो अयस्क प्राप्त हो गया उस अयस्क को कहते हैं अपन चूर्णित अयस्क, ग्राइंडेड ओर। ठीक है, ग्राइंडेड ओर। अब यहां देखिएगा, जैसे जैसे अपन प्रोसेस फॉलो करेंगे उस प्रोसेस के बाद में जो अयस्क बनेगा उस अयस्क को उस प्रोसेस के नाम के साथ में लिखते हैं। धातु अयस्क का क्या किया आपने? चूर्णन किया, तो चूर्णन प्रोसेस थी। इसके बाद में अयस्क क्या कहलाया? चूर्णित अयस्क। क्लियर है बात? चलिए आगे लेते हैं अपन। अब इसका क्या करवाना है भाई? सांद्रण था ना अपने, मैंने चरण बताए थे आपको। तो इसके बाद में अगला क्या करवाना अपने को? सांद्रण। तो सांद्रण से जो अयस्क प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? सांद्रित अयस्क। क्लियर है ना नाम? ये तो क्लियर हो रही है। चलिए अब सांद्रण की विधियां हैं सर, वो विधि कौन कौन सी विधि आपको फॉलो करवानी है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है झाग फलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन। 1 नंबर विधि है यहां पर झाग फलवन विधि। 2 है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और तीसरी है यहां चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथी विधि है निक्षालन या रासायनिक प्रक्रम विधि। रासायनिक प्रक्रम विधि या निक्षालन। ठीक है। तो सांद्रण की ये 4 विधियां हैं, 4 के अलावा आपको कोई विधि काम में नहीं लेनी। क्लियर है बात? कौन सी विधि कब काम में लेनी है, एक एक चीज को अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर। अभी यहां पर आउटलाइन बता देता हूं केवल। झाग फलवन विधि कब काम में लेंगे? जब सल्फाइड की अशुद्धियां उसके अंदर मौजूद हो।
सल्फर युक्त यदि इम्प्योरिटीज हैं तो अपन झारफलन विधि यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। बहुत पढ़ने वाले हैं इसको, पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं इसको सभी को, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में का मतलब कंसेप्ट क्या रहेगा इसमें? कंसेप्ट ये रहेगा कि भाई धातु और उसके साथ में जो अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियां हल्की हो सकती हैं, धातु भारी होगा तो पेंदे में रह जाएगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा लगेगा ना उस पर, तो वो पेंदे में रह जाएगा, हल्की अशुद्धियां वो पानी के साथ में बह जाएंगी। इसको पूरा पढ़ने वाले सभी को पढ़ने वाले। चुंबकीय पृथक्करण उनके लिए प्रयुक्त होगी जिनमें या तो अयस्क है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो या फिर इम्प्योरिटी जब हो, तो उनको इसका तात्पर्य क्या है कि ये चुंबकीय कंसेप्ट पर काम करेगा। निक्षालन या रासायनिक, तो यहां पर कौन सा किन धातु अयस्कों के लिए ये सांद्रण की विधि प्रयुक्त करेंगे? तो उन अयस्कों के लिए प्रयुक्त करने वाले हैं जिनमें धातु है वह अशुद्धियों की तुलना में जल्दी गल जाता हो। ठीक है भाई, गलनांक की जब अपन बात करें, जो मेल्टिंग पॉइंट है वह जो मेटल है उसका कम होगा और जो इम्प्योरिटीज है उनका अधिक होगा। क्लियर होगा? तो ये उनके लिए प्रयुक्त है, जैसे एल्यूमिना वगैरह वाली है उनमें यही अपन प्रयुक्त करने वाले हैं। तो अभी अपने को इनका पूरा पढ़ना, अपने को तो डिटेल, इसलिए मैंने आउटलाइन बताई आपको भी। अब इन सभी अशुद्धियों, चाहे कोई भी विधि आपने प्रयुक्त करी हो, जिस भी विधि को आपने फॉलो करवाया है, उस विधि के बाद में ये किसकी विधि है? सांद्रण की। तो यहां जो अयस्क प्राप्त हुआ उस अयस्क का नाम क्या रहेगा? सांद्रित अयस्क। अयस्क को क्या कहा अपन ने? सांद्रित अयस्क। चलिए सर, अब इस सांद्रित अयस्क को लेते हैं। अब इस सांद्रित अयस्क का क्या करवाना है अपने को? अगली विधि बोलिए, देखिए मैंने स्टेप बताई थी। तो सांद्रित अयस्क के बाद में उस अयस्क का अपने को करवाना है परिशोधन। ठीक है भाई, निष्कर्षण करवाना, धातु निष्कर्षण। और धातु निष्कर्षण की मैंने दो प्रकार बताए थे, पहले ऑक्साइड में बदलो और उसके बाद उसका अपचयन कराओ। तो सांद्रित अयस्क का करवाएंगे आप धातु ऑक्साइड में बदलना, धातु ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित अयस्क को क्या करोगे? धातु ऑक्साइड में बदलोगे। और धातु ऑक्साइड में बदलने की अपने पास दो विधियां हैं। वो दो विधि कौन कौन सी हैं? वो दो विधि है, पहली विधि है वर्जन और दूसरी विधि है निस्तापन। वर्जन और निस्तापन। वर्जन का मतलब रोस्टिंग और निस्तापन का मतलब कैल्सिनेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस जहां होगी उसको अपन कहते हैं परावर्तनी भट्ठी। नाम सुना होगा, परावर्तनी भट्ठी। ठीक है, वर्जन और निस्तापन, ये दो प्रोसेस के द्वारा अपन धातु को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। अब देखो वर्जन और निस्तापन में क्या फर्क होता है? पहली चीज, वर्जन कब करवाना है? जब सल्फर की इम्प्योरिटी, सल्फर जो धातु अयस्क लिया है उसमें सल्फर मौजूद हो तो अपने को क्या करवाना है? वर्जन करवाना है। सल्फर नहीं हो, निस्तापन करवाना है, पहली चीज। दूसरी, वर्जन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वर्जन किसकी उपस्थिति में रहेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और निस्तापन में O2 क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यानी वायु की उपस्थिति में वर्जन, जो ऑक्सीजन है वो प्रवाहित करवाएंगे भट्टी में, तब तो वर्जन होगा, नहीं करवाएंगे तब निस्तापन होगा। क्लियर बात? चलिए पूरा पढ़ेंगे ना इसको भी। अब देखिए, इन दोनों प्रक्रमों से जो आपको प्राप्त हुआ उसको आपने क्या नाम दिया? वर्जन करवाया तो वर्जित और निस्तापन करवाया तो निस्तापित। क्लियर है ना? अयस्क। वर्जन करवाया तो वर्जित और निस्तापन करवाया तो निस्तापित अयस्क। इसका क्या करवाना भाई? इसका करवाना है आपको अपचयन। इसका करवाना है अपचयन। और अपचयन किसके द्वारा करवाओगे? तो अपचयन की फिर देखिए विधियां, ये लीजिए अपचयन की विधियां लिख रहा हूं। पहला अपचयन करवाते हैं अपन कार्बन द्वारा। कार्बन द्वारा अपचयन, और इसको बोला जाता है प्रगलन। कार्बन द्वारा अपचयन, जिसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? प्रगलन के नाम से जान रहे हैं। दूसरा लेते हैं अपन एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, और एल्यूमिनियम द्वारा जो अपचयन होगा उसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट।
एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस जो प्रक्रम है वो कहलाता है एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। अब इस एल्यूमिनियम को अलग से क्यों लिया? भाई कार्बन का तो अपन जानते हैं कि भाई कार्बन को अपन अपचयन के रूप में प्रयुक्त करवाते हैं, एल्यूमिनियम को क्यों लिया? तो इसका जवाब देगा एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम बताएगा आपको कि एल्यूमिनियम है एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर सभी धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर सकता है। ठीक है, ये एलिंघम डायग्राम में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया, एक हो गया ये अपना एल्यूमिनियम द्वारा। फिर है स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन ये तीसरी विधि होगी। और चौथी विधि जो अपनी रहनी है वो रहनी है विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन ये पढ़ने वाले हैं अपन, चारों के चारों पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया अपना अपचयन कार्बन द्वारा, एल्यूमिनियम द्वारा, स्वतः अपचयन और विद्युत अपघटनी अपचयन। अब यहां से जो अयस्क प्राप्त हो जाएगा अपना, वो किस नाम से जाना जाएगा भाई? अपचयित अयस्क। अपचयन हो गया ना, तो अपचयित अयस्क। प्रगलन करवाया तो इसका नाम हो जाएगा प्रगलित अयस्क। ठीक है, प्रगलन की जो प्रोसेस होती है वो होगी वात्या भट्टी में। मोस्टली किसमें होगी? वात्या भट्टी में होगी प्रगलन की प्रोसेस। अब देखिए अपचयित अयस्क है, अपचयित अयस्क का आगे क्या करवाना अपने को? शोधन। तो शोधन की जो अपने पास विधियां हैं उनको देख लेते हैं अपन फटाफट। इन सभी को अपने को डीपली तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अभी अपन तुरंत प्रभाव से देख लेते हैं बारी बारी से। एक हो गया आसवन, नंबर 2 द्रवीकरण, नंबर 3 दंड विलोडन, दंड विलोडन, नंबर 4 विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई कैथोड के ऊपर कौन जमा हो जाता है? अशुद्ध का एनोड बना लेते हैं, कैथोड शुद्ध का बनाते हैं और उसकी प्रोसेस के तहत ये प्राप्त होता है। 4 तो ये विधियां हो गई। और फिर एक हो गया महत्वपूर्ण जिसको अपन बोलते हैं क्षेत्र परिशोधन। क्षेत्र परिशोधन महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र परिशोधन प्रोसेस। 1 2 3 4 ये 5 5 नंबर डाल दिया मैंने यहां पर। छठा यहां पर वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था परिशोधन। तो वाष्प प्रावस्था जो है वेपर फेज वाली, इसके लिए आपको 2 विधियां अपने को पढ़नी है, मोन प्रोसेस और मोनोरेगा। वॉन और रेगा, ये 2 विधियां अपने को किसमें पढ़नी है? वाष्प प्रावस्था जो परिशोधन चलेगा उसमें पढ़नी है। और 7वां और अंतिम रहेगा अपना क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखनी। ये लो साहब, ये आपका धातुक्रम का मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है। तो देखिएगा यहां पर पूरा का पूरा आपको अक्सर से पूरे चैप्टर में अपन यूं ही चलेंगे। एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले जो धातु अयस्क लिया है उसका चूर्णन की प्रोसेस अपनाई। भाई बड़ी बड़ी जो मीलें होती हैं उनमें डाल करके इन पत्थरों को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, बारीक पीस लिया जाता है। वो चूर्ण हो गया, चूर्णित अयस्क कहलाया। चूर्णित अयस्क का सांद्रण करवाएंगे। सांद्रण की 4 विधियां हैं, झाकलन, गुरुत्वीय, चुंबकीय, निक्षालन। सब विधियों को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे, इसलिए यहां टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद में सांद्रण हुआ तो सांद्रित अयस्क कहलाया। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदला, ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन या भर्जन करवाया। भर्जन या निस्तापन से जो अयस्क प्राप्त हुआ वो निस्तापित या भर्जित कहलाया। इसका फिर अपचयन करवाना है। अपचयन के लिए अपने पास ये 4 विधियां हैं। कार्बन द्वारा अपचयन कराओगे प्रगलन कहलाएगा, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कराओगे एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम कहलाएगा, स्वतः प्रक्रम होगा, स्वतः अपचयन होगा और एक विद्युत अपघटनी अपचयन होगा। ये इससे जो अयस्क प्राप्त होगा उसे अपचयित अयस्क कहेंगे। इस अपचयित अयस्क का अपन शोधन करेंगे। शोधन की कुल 7 विधियां मैंने लिखी हैं, आसवन, द्रवीकरण, दंड विलोडन, विद्युत अपघटनी, क्षेत्र परिशोधन, वाष्प प्रावस्था परिशोधन और वर्णलेखनी। तो ये रहा अपना आज के चैप्टर का पूरा आउटलाइन डाटा। आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार इसको अक्सर से ऐसा का ऐसा याद रखना, आपको कहीं इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो आई होप कि आज की आपकी क्लास में आपका जो बेसिक है और कुछ आउटलाइन आपको इस पार्ट की मिली होगी। अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे, इनकी प्रत्येक जो स्टेप है इनको अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। कौन सी विधि किस पे लगेगी, क्यों लगेगी, हर एक को तर्क संगत उत्तर दूंगा मैं आपको और कंसेप्ट बना करके उत्तर दूंगा। तो इसी वादे के साथ में मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में।
प्रत्येक को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।